हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट 4th ईयर के लिए, जिसका कोड है 401। तो आपका कल टॉपिक था कंपनी शैली, जिसको कंपनी स्कूल भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग का इसका इंट्रो कवर कर लिया था कल। आज इसकी कंपनी चित्र शैली की विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहला आपका है प्रभाव, सेकंड है रंग, थर्ड है विषय वस्तु, फोर्थ है रेखा, फिफ्थ है वेशभूषा, सिक्स्थ है विदेशी प्रभाव, सेवन्थ है छाया प्रकाश और एट्थ प्रकृति, देन निष्कर्ष। ठीक है, तो ये कंपनी शैली की विशेषताएं हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में बारे में लिखना है। तो फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं प्रभाव, यानी किसी भी चीज़ का प्रभाव, इफेक्ट। कंपनी शैली के चित्रों में यूरोपीय तथा भारतीय शैलियों के तत्व विद्यमान थे। जो कंपनी शैली है उनके चित्रों में यूरोपीय भी तथा भारतीय भी है ना, दोनों ही शैलियों के तत्व विद्यमान थे। मतलब जो शैली में प्रभाव आते हैं वो किस किस का प्रभाव था, यूरोपीय और भारतीय शैली दोनों के उसमें तत्व विद्यमान थे। किंतु यूरोपीय यथार्थवादी शैली की गरिमा तथा भारतीय शैली की विषय वस्तु, वह गौरवशाली परंपरा, दोनों का अभाव था। इस शैली का जन्म भारत में विकसित मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण का परिणाम था। यानी जो यूरोपीय यथार्थवादी शैली थी उसकी गरिमा और जो भारतीय शैली है उसकी विषय वस्तु, ठीक है, वह गौरवशाली परंपरा, दोनों का, इन दोनों का ही यानी इसमें अभाव था। और इस शैली का जन्म भारत में विकसित मुगल तथा यूरोपीय शैली के सम्मिश्रण का परिणाम था। मतलब इस शैली का जो जन्म हुआ था वो भारत में विकसित मुगल और यूरोपीय शैली दोनों का ही सम्मिश्रण का परिणाम था, यानी दोनों का ही उसमें मिश्रण था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रंग। इसमें चित्र प्राय छोटे ही बनते थे, मतलब जो इसमें चित्र बनते थे कंपनी शैली में वो छोटे ही बनते थे, लेकिन टेम्परा के स्थान पर विदेशी कागज जल रंगों का प्रयोग अधिक होने लगा, है ना। लेकिन जो टेम्परा था उसके स्थान पर विदेशी कागज जल रंगों का प्रयोग अधिक होने लगा, है ना। जो विदेशी कागज थे वो जल रंग, उनका प्रयोग इसमें अधिक होने लगा टेम्परा के स्थान पर। पहले इसमें टेम्परा यूज़ होता था, फिर उसके स्थान पे जल रंगों का इन्होंने अधिक यूज़ किया। तथा जो प्रवृत्ति चित्र थे उसमें इन्होंने तेल रंगों का प्रयोग किया, है ना। जो मतलब विदेशी कागज था उस पर तो इन्होंने जल रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया, और जो प्रवृत्ति चित्र थे उसमें इन्होंने तेल रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया था। जल रंगों से बने चित्रों में छाया प्रकाश के द्वारा उभार या गठनशीलता दर्शाने के लिए पर्दास का प्रयोग किया गया था, है ना। जैसे जल रंग से इन्होंने जो चित्र बनाए थे उसमें छाया प्रकाश के द्वारा, यानी जो छाया प्रकाश दिखाते हुए इन्होंने उभार या गठनशीलता दर्शाने के लिए इन्होंने पर्दास को स्टेपलिंग बोलते हैं, स्टेपलिंग, उसका इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विषय वस्तु, यानी विषय वस्तु भारतीय जनजीवन, धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की छवियाँ, अंग्रेजों के दबदबे वाले दृश्य, नृत्य, गान व कामुक दृश्यों का अंकन प्रमुख था। यानी जो विषय वस्तु होती है चित्रों की, और भारतीय जनजीवन यानी जो जनजीवन है उसका, धार्मिक कथाएं, जो इनकी धार्मिक कथाएं थी, और देवी देवताओं की छवियाँ थी, है ना, अंग्रेजों के दबदबे वाले दृश्य, नृत्य, गान व कामुक दृश्यों का अंकन इसमें मेन था। मतलब विषय वस्तु में ये सब चीज़ें आएंगी। फोर्थ है रेखा। रेखाएं बड़ी महीन थी, यानी बारीक, है ना। रेखाएं जो होती थी वो बहुत बारीक थी, महीन मीन्स बारीक होता है लेकिन उनका प्रयोग बहुत कम हो गया, है ना। लेकिन उनका जो यूज़ था वो बहुत कम हो गया था। अधिकतर परिप्रेक्ष्य व छाया प्रकाश का प्रयोग होता था, मतलब ज़्यादा मोस्टली परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव और छाया प्रकाश का प्रयोग होता था। वेशभूषा भी लघु चित्रों की भांति एक भी ढंग की नहीं बनी है।
बल्कि जन समाज में मिलने वाली भौतिक संस्कृति की अनेक रूपता में उभरी है ना। तो रेखा में तो यही बताया है कि वो बहुत महीन थी, लेकिन उनका प्रयोग बहुत कम हो गया। अधिकतर परिप्रेक्ष्य व छाया प्रकाश का प्रयोग होता था, है ना। मोस्टली मतलब परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव और छाया प्रकाश, उसका प्रयोग होता था। वेशभूषा में क्या था इनका कि जो लघु चित्र थे उसकी भांति उनकी एक भी ढंग की नहीं बनी हुई थी, बल्कि जन समाज में मिलने वाली भौतिक संस्कृति की अनेक रूपता में उभरी है। नेक्स्ट है फिर विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव के कारण चित्रों की प्रतिक्रिया भी बहुत बनी, यानी जो विदेशी प्रभाव थे उसके कारण जो चित्र थे उसकी प्रतिक्रिया यानी कॉपी वर्क भी काफ़ी बनी थी। लिथोग्राफी, एनग्रेविंग, वुडकट आदि तकनीकों, लिथोग्राफी, एनग्रेविंग, वुडकट ये आप सब जानते ही हैं, आपने उसमें पढ़ा हुआ होगा सारी टेक्निक्स। ये आदि तकनीकों से छपे चित्र व्यापारिक स्तर पर बनने लगे थे, है ना। व्यापारिक यानी बड़े स्तर पर ये बनने लगे थे। ये सारे टेक्निक्स ही हैं ये सब, लिथोग्राफी, एनग्रेविंग, वुडकट, तो इन सारे से छपे चित्र व्यापारिक स्तर पर ये बनने लगे थे। नेक्स्ट है अब छाया प्रकाश। प्रारंभ में छाया लगाने का कार्य पर्दाज यानी स्ट्रिपलिंग, जो हमने भी पीछे में पढ़ा था, के माध्यम से दिखाया जाता था, है ना। छाया प्रकाश तो आप सब जानते हैं किसको बोलते हैं। तो जो छाया लगाने का जो कार्य था, छाया दिखाते हैं, जैसे कोई भी आपका सामान रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी जो परछाई दिखती है उसको जो हम शेडो दिखाते हैं, उसकी छाया प्रकाश उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो कार्य था ये पर्दाज के माध्यम से दिखाया जाता था। 1857 ईस्वी के लगभग पर्दाज का प्रयोग छोड़ दिया गया, है ना। 57 के लगभग जो पर्दाज यानी स्टिपलिंग का जो काम था वो छोड़ दिया गया था, और जल रंग चित्रण तेल चित्रण से प्रभावित होने लगा, यानी जो जल रंग यानी आपके वाटर कलर और ऑयल कलर, इनसे प्रभावित होने लगा। मतलब जो जल रंग था वो तेल रंग चित्रण से प्रभावित होने लगा था। रंग को पानी अथवा तेल माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाने लगा, यानी जैसे कि आप वाटर कलर्स में करते हैं कलर्स को, हम वाटर कलर में पानी का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं ना, कलर्स का कम करते हैं। तो इसमें वही बताया है, रंग को पानी अथवा तेल माध्यम से, यानी कलर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग पानी और तेल का यूज़ किया जाता है। रंग को पानी अथवा तेल माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर, यानी कि मतलब डिपेंड करता है ना कि हमको गहरा करना है, कहाँ पे हल्का करना है, जैसे भी उस सीन में दिखाई देता हो उसको फैलाते हैं हम, और छाया प्रकाश का उसमें प्रभाव उत्पन्न किया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति का बूंदी या मेवाड़ वाला अलंकृत रूप बिल्कुल अनजाना था, यानी अनजान था। मतलब जो प्रकृति यानी नेचर से रिलेटेड बताया है यहाँ पे कि जो बूंदी या मेवाड़ जो शैली है, ये शैली है बूंदी और मेवाड़, है ना। तो जो बूंदी और मेवाड़ वाला अलंकृत रूप था वो बिल्कुल अनजाना था, यानी अलंकृत मीन्स डिजाइनिंग वाला। प्रकृति चित्रण यथार्थवादी होने के साथ किंचित अलंकारिक भी हुआ, है ना। जो प्रकृति चित्रण था वो यथार्थवादी होने के साथ अलंकारिक भी हुआ। अब है इसका निष्कर्ष। ये आपके इसमें 8 टॉपिक्स हैं, इनको आप कंपनी स्कूल में अच्छे से लर्न कर लेना। प्रभाव, रंग, विषय वस्तु, रेखा, वेशभूषा, विदेशी प्रभाव, छाया प्रकाश, प्रकृति। अब इन सबका निष्कर्ष क्या है इसका। कंपनी शैली वस्तुतः पटना तक सीमित न होकर एक देशव्यापी लहर थी, है ना। मतलब वो पटना तक ही सीमित नहीं रही, वो सारे देश में उसकी लहर उठी थी कंपनी शैली की, ठीक है। तो कंपनी शैली जो थी वो वस्तुतः पटना तक सीमित न होकर एक देशव्यापी लहर थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती गई, है ना। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उत्तरोत्तर तक बढ़ती गई। इसी कारण कंपनी शैली नामकरण ही व्यापक व सार्थक सिद्ध हुआ। मतलब इसी वजह से जो कंपनी शैली जो नामकरण हुआ था वो व्यापक भी और सार्थक भी सिद्ध हुआ, है ना। यानी किसी भी चीज़ को जैसे बोलते हैं कि हाँ ये सार्थक सिद्ध होगी, तो मतलब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती गई
तो इसी कारण से कंपनी शैली नामकरण ही व्यापक व सार्थक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है, कंपनी शैली क्या है और कंपनी स्कूल या शैली और इसकी विशेषताएं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे कल नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।